हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस में। और बेटा, आज जो है हम अपनी सीटेट की जो क्लास हमने आज ये स्टार्ट करी हुई है, आपको उसकी एक क्लास एक इंस्टॉलमेंट जो है पीछे मिल चुकी है और यही उसी ही सीरीज में आपकी सेकंड क्लास है। आज हम इस क्लास के लिए आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 2। सेट 1 का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और मैं लिंक जो है यहाँ पर आई बटन पे लगा दूंगा। साथ में अब आज जो है हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। तो टाइम खराब ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लेते हैं फटाफट से। देखिए सवाल क्या है मेरे पास में, यहाँ जो क्वेश्चन मेरे पास आने वाला है क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन की अप्रोच को देखेंगे, समझेंगे और देखते हैं क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है, पहले आराम से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है इफ सम ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 168। अगर 6 क्रमागत संख्याओं को अगर जोड़ा जाए, कैसी? विषम संख्याओं को। आपको ऑड नंबर देखने हैं। अगर विषम संख्याओं को जोड़ा जाए, अगर 6 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योग कितना आता है? उतना उनका योग आता है 168। ठीक है, यहाँ पर इस बात को बहुत ध्यान रखना बेटा कि आपसे कौन से नंबर्स कहे गए हैं। आपसे कहा गया है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। कैसे? लगातार आने वाले, क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव, उनका योग, उनका सम 168 है। तो आप ये बताइए कि जो लार्जेस्ट, सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे एक बहुत छोटी सी बात ध्यान से समझने की है। जब संख्याओं की बात करते हैं जो कि क्रमागत होती हैं, कॉन्जिक्यूटिव होती हैं, तो अगर विषम संख्याएं हैं तो जो संख्या होगी वो किस तरह की होगी भाई? अगर पहला नंबर 3 है तो उससे अगला नंबर जो विषम होगा 5 होना चाहिए, फिर 7 होगा, ऐसे ही आगे बढ़ूं तो 9 होगा। सही बात चल रही है? आगे जाऊं तो 11 होगा, इसके आगे जाऊं तो 13 होगा। बात समझते हो? ठीक है, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है, जबकि इसके बीच का डिफरेंस 4 है, इनके बीच का डिफरेंस 6 है। ऐसे ही अगर यहाँ आए तो ये आपको 8 मिलेगा और अगर यहाँ पर आया जाए तो ये आपको 10 मिलेगा। इसने कहा था 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो हमने यहाँ पर 6 देख लिए। तो हमने क्या देखा कि अगर पहले से कंपेयर करा जाए हर नंबर को तो जो अंतर आ रहा है वो 2, 4, 6, 8 और 10 आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पहले नंबर को x माना जाए, अगर पहले नंबर को x माना जाए तो दूसरा उससे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो दूसरा x प्लस 2 होगा, तो तीसरा x प्लस 4 होगा। तो आप इस बात को अगर समझ गए हैं तो आप बोलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो नंबर होगा वो x प्लस 6 होगा और उसके बाद x प्लस 8 आएगा और उसके बाद x प्लस 10 आ जाएगा। इसने कहा था इन सबका योग, तो देखो भाई यहां से x कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, और इनको आप जोड़ लो 10, 20, 30, ये आपको कितना आ गया? 6x प्लस 30। इसने कहा था कि जो 6x प्लस 30 है वो किसके इक्वल है? आप बोलोगे सर 168 के इक्वल है। सही बात चल रही है एकदम। कितनी है? 168 के इक्वल है। अब यहां से x निकालना बहुत सिंपल सी बात है। आप कहोगे सर 6x जो है वो हमारा 138 आ जाएगा और x की वैल्यू जो होगी वो 2 और 3 23 आ जाएगी। ये x की वैल्यू है। कहा जाए तो ये पहला नंबर है, लेकिन हमें कौन सा नंबर निकालना है? इसने कहा लार्जेस्ट। अगर लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो आप सबको पता है लार्जेस्ट नंबर ये वाला। ठीक है, यानी कि x में क्या जोड़ दें? 10 जोड़ दें, तो मेरा आंसर क्या बन जाता है? D। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बन जाता है? D। बहुत सिंपल। अगर आपको ये बात ध्यान रहती है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आराम से कर सकते हो। जो डिफरेंस होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में वो क्या होगा। इसमें एक बात और ध्यान रख लेना, इसमें एक बात और ध्यान रख लेना। अगर यहीं पर आपसे ये कहा जाता कि हम इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसे नंबर्स की बात कर रहे हैं? इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, तब भी यहां पर ऐसा ही होना था। क्यों होना था? ध्यान से देखना। मान लो हम इवन नंबर कह रहे हैं और पहला नंबर 2 ले लेते हैं, दूसरा 4 ले लेते हैं, तीसरा 6 ले लेते हैं, फिर 8 ले लेते हैं। यहां भी आप देख रहे हो जो डिफरेंस है वो यहाँ 2 का है, यहाँ 4 का है और यहाँ पर 6 का है। यहाँ भी डिफरेंस 2 का ही रहता है। कहने का मतलब चाहे इवन हो और या फिर चाहे ऑड हो, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका बीच का डिफरेंस 2 ही रहता है। तो आपसे सवाल चाहे इवन का पूछा जाए या ऑड का पूछा जाए, आपने जो नंबर है वो ऐसे ही लेने हैं। ठीक है, ये इतनी कहानी तो आपको समझाने के लिए बताई गई थी ना। आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है और आपको
आंसर निकालने में शायद 10 से 20 सेकंड लगने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। यहां जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में वो है आपका लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, यानी कि रेखीय समीकरण। कौन से? दो चर वाले। ठीक है, जिसमें x भी होता है और जिसमें y भी होता है। ध्यान रहेंगे इस बात को हमेशा हम। ठीक है, जिसमें x भी होता है, y भी होता है। और एक रेखीय समीकरण को लिखने का तरीका, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है वो बेटा ये होती है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। एक रेखीय समीकरण को लिखने के लिए हम ये फॉर्मेट हमेशा यूज करते हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। क्वेश्चन मेरा ये कहता है कि आपको m और n का मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक रेखीय समीकरण है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको कहा m की पावर x की पावर m-3 है, आगे 3 y की पावर 2n-2 है इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अब एक बात आप सोचो, अगर हमसे कह दिया गया लीनियर इक्वेशन, ध्यान दें मेरी बात के ऊपर, अगर आपसे कह दिया गया लीनियर इक्वेशन, तो आप जानते हो x की पावर 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकती, और आप ये भी जानते हो y की पावर 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण है। यहां पर जो डिग्री होती है वो 1 होती है। तो इसका मतलब क्या ये ना हुआ कि ये जो x है और ये जो x है इसकी पावर आपस में बराबर होनी चाहिए? कहने का मतलब x की पावर अगर मैं m-3 कह रहा हूं तो वो x की पावर 1 के बराबर होनी चाहिए। तो मैं इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि जो इसकी पावर m-3 है वो 1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, x की पावर पावर के इक्वल होनी चाहिए, और आपको यहां से m साफ साफ 4 मिल जाता है, और आप इससे ये कह सकते हो कि ये तो आंसर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, यही बात अगर y पर लगाई जाए तो फिर 2n-1 भी इस 1 के बराबर होगा। इसका मतलब 2n जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा और n की वैल्यू हो जाएगी 1.5। तो 1.5 सी हमारा आंसर। m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 1.5। ठीक है, तो कितनी देर लगती है क्वेश्चन करने में? ये आपके सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2021 में आया। ठीक है, आप पेपर उठा के देखिए, आपको वहां मिलेगा। और क्वेश्चन करने में कितनी ही देर लगती है, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या कि अगर जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो लीनियर है तो डिग्री होती है वो कितनी रहती है? डिग्री जो होती है वो 1 रहती है, चाहे x हो चाहे y। ठीक है, चलिए अगला सवाल उठाते हैं। ठीक है, अगला सवाल फिर से एक्सपोनेंट के अंदर ही है, बट ये कहीं कहीं अलजेब्रा के अंदर भी आ सकता है, पूछा जा सकता है। क्योंकि देखो, आपको फाइंड आउट क्या करना है, सबसे बड़ी बात ये है, आपको ज्ञात करना है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या हो, अगर p की वैल्यू आपको दी हुई है और अगर q की वैल्यू भी आपको दी हुई है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना होना चाहिए? अब मेरी बात ध्यान से देखना, मैंने कहा ये क्वेश्चन अलजेब्रा का भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को आप p प्लस क्यू और p माइनस क्यू लिख सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आती है? कहने का मतलब एक बार p और q को प्लस करना है, एक बार p और q को माइनस करना है। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं p और q को प्लस करूंगा, अगर मैं p और q, जरा मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, तो p की वैल्यू जो है वो कितनी है? 3 की पावर 2000। ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यू है, और 3 की पावर माइनस 2000। जरा मेरे साथ रहना इस क्वेश्चन में। ठीक है, परेशान मत होना। यहां पर 2000 लेकिन इधर नेगेटिव लगा हुआ है और पावर 2000 हम कर रहे हैं ऐड। अगर इसको मैं ऐड कर देता हूं तो ये कट जाता है, और यहाँ पे क्या वैल्यू आती है? ये चीज 2 बार आती है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, ये चीज 2 बार आती है, तो इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर, ये मल्टीप्लाई है 2000 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि p प्लस क्यू की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2000 लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज आ गई मेरे पास। अब अगर इन्हीं को माइनस करना हो, अगर इन्हीं को माइनस करना हो,
अगर इन्हीं को माइनस करना हो, जरा 1 मिनट दो मुझे। तो यहाँ पर -2000 था और यहाँ पर भी -2000 था, लेकिन अब इन्हें माइनस करना है तो अब ये कट जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब क्या कट जाएगा, अब पॉजिटिव वाले कटेंगे और ये आपको देगा दुगना किसका, 3 की पावर -2। ठीक है, ये काम आप बहुत जल्दी कर सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन को देख के कर सकते हो। यहां मैंने इसको शो करा आपको ताकि कोई कंफ्यूजन दिमाग के अंदर ना रहे। सही है, चलिए हम यहां तक आ गए। अब आगे की बात सुनो। देखो 2 तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 मिल जाएगा। लेकिन अब इसके बाद में आप इस बात पर ध्यान दो कि जो ये 3 है और जो ये 3 है, बेस सेम हो गए। ठीक है, 1 मिनट, ये विजिबल नहीं होगा। ठीक है, जो ये 3 है और जो ये 3 है, अब विजिबल होगा। हाँ जी, तो इस 3 की पावर 2000 है और इसकी -2000 है। आप जानते हो अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 2000 प्लस का और 2000 माइनस का ये हो जाएगा 0। कुल मिला के आंसर जो है वो बचता है 4 गुणा 1 यानी कि जस्ट 4। आंसर है डी। ठीक है, आंसर है डी। सिर्फ ये बात जो है आपको लगेगा कि हाँ भाई टाइम लगा सकती है, बट ये तो हम यहाँ पर देख कर ही कर सकते हैं। क्वेश्चन का जो सबसे बेसिक आइडिया है वो है ये दिमाग में। ठीक है, आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि फॉर्मूला इस तरह से एक्सपेंड होकर P+Q P-Q बन सकता है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, सही रहेगा, बात समझ में आ रही है, सही चल रहा है, तो आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जाए तो नंबर सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, अप्रोच देखिए किस तरह से करना है। देखो क्वेश्चन को करने का आपका एक प्रॉपर तरीका लॉन्ग मेथड भी है, और एक तरीका जो है इस क्वेश्चन में हम जो एलिमिनेशन का होता है, आंसर चेक करके करने का है, वो भी लगा सकते हैं। ये कह रहा है कि भाई 2 नंबर है और दोनों को जब 2 पार्ट में डिवाइड करा गया, 2 पार्ट में डिवाइड करा गया, तो उनके रेसिप्रोकल का सम 3/40 आया। 60 था, उसके 2 हिस्से कर दिए, और जब उनको उल्टा करके जोड़ा गया तो उसका जोड़ 3/40 आया। ठीक है, अब जरा यहां पे देखो, क्या इनको जोड़ेंगे अगर तो जोड़ 3/40 आएगा? नहीं आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 3/40 आएगा भाई। 1/10 अगर लोगे और 1/50 लोगे तो एलसीएम ही 40 नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। और यहाँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, जोड़ के 60 ही नहीं आया, तो ये आपका आंसर यहीं से मिल जाता है। क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को किसी और तरह से करने की जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल ये बात दिमाग में नहीं आती। तो देखो 60 को तोड़ा, एक x ले लिया और एक 60 माइनस x ले लिया। ये 2 हिस्से हो सकते हैं। जब इनको व्युत्क्रम करके यानी कि रेसिप्रोकल करके क्या करा जाए, ऐड करा जाए, तो आंसर कितना आना चाहिए, 3/40 आना चाहिए। इसको सॉल्व करके आप x जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। हर क्वेश्चन में नहीं लगता, बट कई बार ये चीज आपको दिखाई पड़ जाती है कि हाँ भाई ये तो सब पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ी स्पीड भी होनी चाहिए हमारे साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है अब आ गया हमारे पास कहाँ, आपके मेंसुरेशन से। ठीक है, ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आना है। एक से ज्यादा आ सकता है, एक से कम कभी नहीं आएगा। ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3D फिगर्स में से आता है, क्यूब, क्यूबॉइड, इस तरह के सिलेंडर, कोन, इनमें से आता है। एक क्वेश्चन आपका जो है वो 2D फिगर में से आता है। ठीक है ना, स्क्वायर हो गया आपका, सर्कल हो गया, इस तरह की चीजें, रिंग आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर जरा देखते हैं क्वेश्चन पूछ के रहा है कि एक क्यूबॉइड है। ठीक है, एक घनाकार टैंक है, एक क्यूबॉइडल टैंक है, और उसके जो एडजेसेंट फेसेस हैं, जुड़े हुए जो उसके क्या हैं, सतह हैं, उनके जो एरिया है वो हमें दिए हुए हैं। देखो अब पहले एक बात ध्यान समझ लेना, जब भी आपसे कहा जाए जो आसन्न सतह यानी कि एडजेसेंट फेसेस, तो हमेशा ध्यान रखना जो आपके एडजेसेंट फेसेस होते हैं वो हमेशा LB, BH और HL वाले होते हैं। ठीक है, LB, BH और HL वाले होते हैं, यानी कि जो
एक कोने पे बनने वाले 3 सतहें होती हैं। ठीक है, अगर आप किसी कमरे में बैठे हो तो उसकी जो सीलिंग है, आपके सामने वाली दीवार और आपके राइट वाली दीवार, उसके आसन जो है सतह या फिर एडजेंट फेस कहलाएंगे, जो कि अगर उनका हम एरिया निकाले तो एल बी, बी एच और एच एल आएगा। ठीक है, अब आगे सुनो। आपसे कहा हुआ है एल बी है 3, बी एच 12 और एच एल 16। चलो ठीक है, ये निकालने के लिए क्या कह रहा है? ये कह रहा है वॉल्यूम निकाल के दो। एरिया दिया हुआ है, ये हमसे कह रहा है वॉल्यूम निकाल कर दो। अब एक और बात फिर ध्यान रखना, मान लो अगर मैं इन तीनों को गुणा कर देता हूं, ठीक है, ये चीज हम छोटी क्लासेस में देखते थे पहले, ठीक है, बट अब ये एक शॉर्टकट मेथड बन के रह गया है। देखो, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखोगे एल स्क्वायर 2 बार आएगा, बी स्क्वायर भी 2 बार आएगा और एच स्क्वायर भी 2 बार आएगा। क्या करा हमने एल बी को बी एच और एच एल से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? बी एच को एच एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एल पे स्क्वायर लग गया, बी पर स्क्वायर लग गया और एल पर एच पर भी स्क्वायर लग गया। क्या लग गया? स्क्वायर लग गया। अब जो बच्चा इसको देख पा रहा है वो ये बोल देगा कि सर अगर एल बी एच को एक साथ रख के होल पे स्क्वायर लगा दिया जाए तो ये तो वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया, ये तो वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया। तो क्या समझे कि एडजेंट फेसेस के एरिया को अगर मल्टीप्लाई करा जाए तो वॉल्यूम का स्क्वायर मिलता है, तो वॉल्यूम का स्क्वायर मिलता है। और इसका मतलब ये होता है कि ये चीज जो है वो किसके बराबर है? इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, इसके बराबर है। तो जो मेरा वी स्क्वायर है वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 16 के बराबर है। तो वी कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3, 12, 16। तो आपका आंसर यहां से बनता है 4 और 6, यानी कि 24 मीटर क्यूब, 24 मीटर क्यूब। अब जो आंसर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है लीटर में, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज आपको आंसर यहां दिखाई पड़ रहा है 24,000। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान रखना इस बात को, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 3 फेसेस का एरिया दिया होता है तो जो वॉल्यूम हमारे पास आती है वो स्क्वायर की फॉर्म में आती है, जो कि आपका एल बी, बी एच और एच एल के बराबर हो। ठीक है, ये बात जो है हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? चल, तो ये अपना सवाल था। ठीक है, जिसको करने के लिए सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इसको आप लिख कर रखो। ठीक है, या फिर यहां पे लिख कर रखो इसको, ये बेटर रहेगा आपके याद करने के लिए, इस वाली बात। ठीक है, इस चीज को लिख के रखो कि तीनों फेसेस को मल्टीप्लाई करा जाए एरिया के साथ तो वी स्क्वायर के इक्वल होता है। हम अगले सवाल चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर किसी को मेरी क्लास जो है वो स्लो लग रही हो तो वो इसको 1.25x पे करके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या चल रहा है कि क्वेश्चन जो है अब की बार फिर से मैंने मेंस्ट्रुएशन का ही रखा है, एक सही सा क्वेश्चन है, करके देखते हैं किस तरह से होगा। कहने के लिए बहुत इंफॉर्मेशन है, बट अप्रोच को देखो कि किस तरह से क्वेश्चन को शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना जरा। आपसे कहा हुआ है कि हाइट जो है वो 6 है, मैं यहाँ पे लिख के रख लेता हूँ, अभी काम आने वाली है मेरे ये। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 3 टाइम्स द सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स 2 सर्कुलर फेसेस। किसके? अगर एक सिलेंडर के जो सर्कुलर फेसेस होते हैं, कहने का मतलब अगर ये मेरा सिलेंडर है तो इसके जो सर्कुलर फेसेस हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, इनका एरिया अगर देखा जाए, अगर इनका एरिया देखा जाए तो ये क्या कह रहा है? 3 टाइम्स द सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स 2 सर्कुलर फेसेस। ठीक है, यानी कि 2 गोलाकार फलकों के क्षेत्रफल का 3 गुना। अब एक गोलाकार फलक का क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पर तो 2 गोलाकार है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसने कहा कि 3 टाइम्स उसका 3 गुना, तो लो भाई 3 गुना कर दिया। किसके बराबर है? आगे पढ़ो, किसके बराबर है? आगे पढ़ो। ठीक है, ये कहता है इज ट्वाइस द एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस।
जो इसका कर्व सरफेस होगा। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस जो होता है वो आपका 2πr(h) होता है, तो इसके ट्वाइस के बराबर है। लिखा था ना, दुगने के बराबर है, दुगने के बराबर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, बस इतनी ही बात थी जो देखनी थी। देखो आप सबसे पहले इस 2 से, सबसे पहले आप इस 2 से इस 2 को काटिए, पाई से पाई को उड़ाइए, आर से एक आर कट जाएगा, और अब यहाँ पे क्या बच रहा है ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास 3r जो है, 3 sum of area of two sides twice the area of closed surface 2πrh। ठीक है, 3r जो है मेरे पास 2h के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब देखो h कितना था 6, तो 3r जो है वो 2 × 6 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से आपकी r की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4। ठीक है, बस जरा सी बात, बहुत छोटी सी, जो कि आपको इस सेंटेंस में प्रॉपर्ली लिख के दी है। जिसने ये सेंटेंस समझ लिया उसका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जिसने सेंटेंस समझ लिया उसका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से कह देता हूं, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह के ही एग्जाम में पुटअप करे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम एचसीएफ भी हर बार देखा जाता है। ठीक है, देखो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम। ठीक है, ट्रिक ये है, आप एल के बदले याद रखो हाईएस्ट। एल का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट, यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। आप उसके बदले याद रखो हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या, पावर। पावर किसकी, ऑल कौन, फैक्टर। हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो उठा लो पहले यहां से, सबसे पहले देखो हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कितनी है, 4 है, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। और हाईएस्ट पावर ऑफ 5 कितनी है, 3 है, तो फिर ये मेरा आंसर। बस खत्म हो गया। औरों को चेक करना है कर लो। 7 की पावर 2 आ रही है, बिल्कुल सही बात है। 11 की 4 है, बिल्कुल सही बात है। ए पार्ट मेरा आंसर है, इससे जल्दी सवाल नहीं हो सकता। क्या ध्यान रखना है, अगर एलसीएम निकालना है तो आप सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर देखते हो, बस हाईएस्ट पावर को लेकर लिख लेते हो, वही आपका एलसीएम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट है, एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट है, एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसी में साथ साथ बोलते जा रहा हूं एग्जाम में किस तरह से एग्जाम सेटअप करा जाता है, क्या उसका जो है ब्लूप्रिंट है, किस तरह से क्वेश्चन जो है वो उसमें डाले जाते हैं। तो जो टॉपिक्स मैं कह रहा हूं इनसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का आता है। क्वेश्चन ये कहता है कि सुरेश ने क्या किया, लेंट आउट किया अ सम ऑफ मनी टू राकेश। उसने राकेश को कुछ रुपए उधार दिए। ठीक है, लेकिन किस पर दिए, साधारण ब्याज पर दिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर दिए। और एट द एंड ऑफ 5 years, 5 साल के बाद राकेश ने उसे जितने भी पैसे उसने लिए थे सुरेश से, उसका 9/8 वापस किया। ठीक है, अगर उसने ये कहा जाए कि 800 रुपए लिए थे तो उसने उसको 900 रुपए वापस करे, क्योंकि उसने 9/8 वापस किया है। ठीक है ना, सुरेश ने राकेश को 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार दी। 5 वर्ष के बाद राकेश ने राशि चुकाने के लिए सुरेश को राशि का 9/8वां हिस्सा भुगतान किया। अब मेरी बात सुनो, अगर भुगतान 9/8 है, ठीक है, तो उसने एक्स्ट्रा कितना दिया भाई, 1/8 एक्स्ट्रा दिया। ठीक है, क्वेश्चन साधारण ब्याज का है। ठीक है, बट क्वेश्चन को हम साधारण ब्याज के तरीके से नहीं करेंगे। फिर सुनो मेरी बात, अगर उसने 9/8 वापस किया, जो धनराशि उसने ली थी, मूलधन जो लिया था उसका 9/8 वापस किया, तो उसने उसको एक्स्ट्रा कितना दिया, ज्यादा कितना दिया, ब्याज कितना दिया, 1/8 ब्याज दिया। ठीक है, अब आप सब जानते हो 1/8 का मतलब होता है 12.5, यानी कि जो ब्याज है वो 12.5% दिया उसने। लेकिन ये 12.5% ब्याज जो है वो कितने साल का है, 5 साल का है। कितने साल का है, 5 साल का है। तो 1 साल का कैसे निकालोगे भाई, भाग कर दोगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.5%। यह है आपके ब्याज की दर। ठीक है, यह है आपके ब्याज की दर। अगर 5 साल में उसने 12.5% बढ़ा कर दिया है, तो हर साल 2.5% बढ़ाया होगा। ठीक है,
कैसे करा हमने, इसके तरीके से किया। क्या, कितना उसने एक्स्ट्रा पे किया, दैट इज व्हाट, क्या, साधारण ब्याज। वही है आपका सिंपल इंटरेस्ट जो उसने एक्स्ट्रा पे किया है। ध्यान रखने की बात यह है कि आपको वो 5 साल का मिलेगा। ये क्या है, ये 5 इयर्स का है, ये 5 साल का है, तो आप इसको भाग करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसा कि अभी कहा गया था आप लोगों से, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखना, तरीका किस तरह से हम लेके चल रहे हैं। आपने क्या देखा, क्वेश्चन को पढ़ के आपको मालूम पड़ा कि सम ऑफ मनी जो कि 20,000 रुपए है, उसको 1 साल 3 महीने के लिए 8% इंटरेस्ट पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया गया। तो बताओ कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर बनने वाला है, कितना ब्याज उसको देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है, यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो जरा क्या हो रहा है भाई। 1 साल और 3 महीने, ठीक है, देखो 20,000 रुपए, ठीक है। जब इसको हम 1 साल के लिए दे देंगे, 1 साल के लिए दे देंगे, तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है इसके ऊपर, 8%। तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है इसके ऊपर, 8%। तो आप ये बताओ कि हम 20,000 का 8% निकालेंगे कितना आएगा। तो भाई आप कहोगे कि अगर हम 20,000 का 1% निकालते हैं तो वो 200 आता है, इसलिए जो 8% निकालेंगे वो 1,600 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1 साल का जो ब्याज है मेरे पास वो 1,600 रुपए, ठीक है, वो 1,600 रुपए जो है वो आ चुका है। अब क्या होता है, लेकिन इसने ये 1 साल नहीं 3 महीने के लिए और एक्स्ट्रा लिया हुआ है, 3 महीने के लिए और एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब इस 3 महीने का क्या करें, अब इस 3 महीने का क्या करा जाए। तो देखो क्या, इस 3 महीने का अगर देखा जाए, अगर वो 1 साल में ब्याज 1,600 दे रहा है, अगर वो 1 साल में ब्याज 1,600 दे रहा है, तो 3 महीने में कितना देगा, तो 3 महीने में कितना देगा, बहुत सिंपल सी बात है, 3 महीने में कितना देगा, 3 महीने में ये ब्याज देगा। देखो इसको 4 से भाग कर दो, तो 3 महीने का ब्याज बन जाएगा 400 रुपए। 4 से भाग क्यों करा, क्योंकि 1 साल में 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, इसलिए 1 साल में अगर वो 1,600 ब्याज दे रहा है तो 3 महीने में 400 ब्याज देगा। तो इसने कुल ब्याज कितना दे दिया, पहले 1,600 दिया और फिर 400 ब्याज और दे दिया, कुल मिला के इसने हमें 2,000 ब्याज दिया। ठीक है, कितना ब्याज दिया, 2,000। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन है आपके लिए। एक ट्रायंगल है एबीसी, फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सही है, डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, आप लोग इस पर का ध्यान रखना। कल जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको जरा डायग्राम में अपना पुट कर लेते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल हो गया, डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर। डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, जैसे मैंने कहा मिड पॉइंट है, आप कहोगे बीडी और डीसी इक्वल है, लेकिन साथ साथ उसने बोल दिया एडी जो है बीडी के भी इक्वल है। भाई जो एडी है वो भी बीडी के इक्वल है, तो ये तीनों ही आपस में इक्वल है। ध्यान देना, अगर ये तीनों ही आपस में इक्वल तो क्या हो सकता है, अभी बात करते हैं। साथ साथ इसने कहा एडीबी 102 है, कहां है एडीबी, ये है एडीबी, ये है 102। ठीक है, ये है 102। चलो अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपको फाइंड आउट करना है एंगल बीएसी, ये फाइंड आउट, ठीक है, ये फाइंड आउट कर। अब देखो जरा, पेन चेंज कर ले। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि अगर ये और ये आपस में इक्वल है तो हमारे ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर ये भी इसके इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। कलर से ध्यान रखना, ब्लू वाला ब्लू है, रेड वाला रेड है, आपस में इक्वल है। अच्छा,
अच्छा, तो हुआ ऐसा कि अगर ये 102 है, ध्यान देना, अगर ये 102 है और ये आपस में इक्वल है, तो बताओ जरा, हमने कहा 102 एक एंगल दिया हुआ है, 180 में से माइनस कर दो इसको, तो कितना बचता है 78, इसका हाफ कितना हो जाएगा 39, यानी कि ये एंगल जो है वो 39 का है और ये एंगल भी 39 का है। सही है। अब आगे आओ, ये एंगल अगर लीनियर पेयर से निकाला जाए तो 78 होगा। ठीक है, तो फिर इन दोनों को मिला के 102 आना चाहिए, सेम लॉजिक, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, 102 आना चाहिए। अब ये आपस में इक्वल है, तो ये एंगल 51 का हो गया और ये एंगल भी 51 का हो गया, तो ये एंगल ए कितने का हो गया 39 प्लस 51 यानी कि 90 डिग्री का। ठीक है, 39 प्लस 51 यानी कि 90 डिग्री का। बस खत्म हो क्वेश्चन। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देख। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज है, उसकी तीन भुजाएं 10, 6 और x सेंटीमीटर की हैं, तो x का मिनिमम मान कितना हो सकता है। ठीक है, न्यूनतम मान कितना हो सकता है। ठीक है, तो देखो भाई यहां पर तीन चीजें हैं, एक है x, एक है 6 और एक है 10। ट्रायंगल की ये तीन भुजाएं हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई त्रिभुज लेते हो ए बी सी, तो दो भुजाओं का जो जोड़ होता है, दो भुजाओं का जो जोड़ होता है, दो भुजाओं को जोड़ दिया जाए अगर, तो ठीक है, तो जो तीसरी भुजा है उसका मान इन दोनों से छोटा होना चाहिए, उसका मान इन दोनों से छोटा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उन्हीं दो को माइनस कर दिया जाए तो उससे बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? जो तीसरी भुजा है उसका मान बाकी दोनों भुजाओं के जोड़ से कम होना चाहिए, लेकिन उनके अंतर से ज्यादा होना चाहिए। सम से छोटा होगा बट डिफरेंस से ज्यादा होगा। तो अब सोचो जरा, जो x है उसको छोटा होना चाहिए 6 प्लस 10 से, लेकिन बड़ा होना चाहिए 10 माइनस 6 से। इसको भी ऐसे लिख लो, आप कंफ्यूज मत होना, इसको भी 10 प्लस 6 लिख लो, तो एक तरह से यूनिफॉर्मिटी रहेगी, आप याद रखोगे। डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए, सम से कम होना चाहिए, यानी कि 4 से बड़ा होना चाहिए और 16 से कम होना चाहिए। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है 5 आ सकती है, क्योंकि इसने हमसे मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू बोली है, आप डेसिमल्स में नहीं बोल सकते। तो मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू 4 से बड़ी 5 आती है। हालांकि आंसर आपका 5, 6, 7, 8 और 9 कोई भी हो सकते हैं, बट हमसे सबसे छोटी पूछी है, इसलिए हमारा आंसर 5 होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं इसके लिए आपको एक चीज बनाकर दे देता हूं। ठीक है, क्या, मान लिया जाए कि ये मेरा एक त्रिभुज है। ठीक है, इसको आप ए कह दो, इसको बी कह दो और इसको सी कह दो। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर मुझे ए के लिए बात करनी है तो इसका मान बड़ा होगा किसका, बी माइनस सी से बड़ा होगा, लेकिन छोटा रहेगा बी प्लस सी से। इस बात को आप लिख कर रख लेंगे। ठीक है, इस बात को आप लिख कर रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल प्रॉफिट और डिस्काउंट। ठीक है, चलो, एक आर्टिकल है, उसका अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस 840 है। ठीक है, शॉपकीपर ने क्या किया, उसके ऊपर 15% का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद भी उसमें 19% का उसे फायदा हो रहा था। तो बताओ कि उस चीज का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्वेश्चन को शुरुआत से पकड़ते हैं। जो मार्क्ड प्राइस है उसका अंकित मूल्य है वो 840 है, जिसपे उसने डिस्काउंट जो है वो कितना दे दिया, वो दे दिया 15%। आप जानते हैं 15% का मतलब क्या हुआ, 840 के लिए 10% होगा 84 और 5% होगा 42। कुल मिला के आप बोलोगे सर ये हो गया 6 और 128। इतने का उसने क्या करा, डिस्काउंट दे दिया। तो एक्चुअली में उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ। ठीक है भाई, डिस्काउंट देने के बाद तो बेचा होगा, तो सेलिंग प्राइस हुआ ना। तो 840 में से 126 हम माइनस कर देते हैं, तो ये बच जाएगा मेरे पास में 14 और 7।
714 रुपए ये इसका सेलिंग प्राइस था, लेकिन इस पर भी उसको 19% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि ये चीज सीपी का, मान लो सीपी एक्स है, सीपी का 119%। बात मानते हो उसको? ठीक है, क्योंकि उसको अभी भी 19% का फायदा हो रहा है, तो ये सीपी का 119% है। तो अगर एक्स निकालना है तो 714 को 119 से भाग कर दो, ये आपका क्या 600 आएगा, 6 बार कटेगा। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 6 आ रही है तो 100x की वैल्यू 600 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीपी। ठीक है, ये हमारा हो गया सीपी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इस तरह का ही है बट थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो एक शॉपकीपर है, परचेज 100 बल्ब फॉर 10 रुपीज ईच। ठीक है, एक शॉपकीपर 100 बल्ब खरीदता है, हर बल्ब 10 रुपए का है, और वो डिसाइड करता है टू सेल इट फॉर अ प्राइस सच दैट ही विल बी गेटिंग 25% प्रॉफिट इफ ऑल बल्ब आर सोल्ड। अब वो ये सोचता है कि ऐसा करते हैं कि हम हर बल्ब को 25% प्रॉफिट बेच देंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है, बट ही ऑब्जर्व दैट 10 बल्ब्स वर डैमेज एंड ही कुड नॉट सेल देम। लेकिन हुआ क्या, 10 बल्ब खराब निकल के वो बेच नहीं पाया। इस कारण से उसने बाकी बचे हुए बल्ब्स को, ही सोल्ड ऑल द रिमेनिंग बल्ब्स एट अ रेट ऑफ 14 ईच। उसने बचे हुए सारे बल्ब, कितने बल्ब, 90 बल्ब्स को, 90 बल्ब्स को 14 रुपए में बेच दिया हर बल्ब। तो अब क्या होगा? ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, कि भाई उम्मीद से 10 रुपए ज्यादा मिले, 10 रुपए का लाभ मिला, उम्मीद से 10 रुपए कम मिले, या फिर 10 रुपए का नुकसान। ठीक है, तो चलो जरा इतने में ही से खत्म करने की कोशिश करते हैं। सुनो मेरी बात, उसने 100 बल्ब लिए 10 रुपए के, तो कुल मिला के उसने 1000 रुपए के बल्ब लिए। ठीक है, उसने सोचा कि भाई 25% प्रॉफिट कमाएंगे, तो 1000 का 25% 250 होता है, तो कुल मिला के उसको वो 1250 में बेचने थे। लेकिन 10 बल्ब खराब निकल गए। अगर 10 बल्ब खराब निकल गए तो बचे उसके पास 90 बल्ब, जिसको उसने 14 के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, तो इसको देखो जरा कितना आएगा, ये जाएगा 126। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये उसका अनुमानित जो है वो था कि मैं इतने में बेचूंगा, लेकिन उसने बेचा कितने में, उसने 10 रुपए ज्यादा में बेचा है। देखा जाए तो भाई 250 और 260, 10 रुपए ज्यादा में बेचा है। ठीक है, प्रॉफिट की बात की है, प्रॉफिट तो उसको कितना का हुआ, 260 रुपए का। भाई 1000 रुपए के लिए थे ना, उसने खराब हो गए तो क्या बोलते, 1000 रुपए के थे, तो प्रॉफिट तो 260 का हुआ। ऐसा नहीं लिखा दिखाई पड़ रहा है कि भाई प्रॉफिट 260 का नहीं, लेकिन उसने जो अनुमान लगाया था, यही क्वेश्चन में डिफरेंट है। वो प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, वो अनुमानित की बात कर रहा है। उसने अनुमान लगाया था कि वो 1250 में कर बेच देगा, नहीं 25% प्रॉफिट कमा लेगा, लेकिन उसने उसको 1260 में बेच दिया, तो उसने अनुमानित से 10 रुपए ज्यादा कमाए हैं। ही गॉट ₹10 मोर देन एक्सपेक्टेड। उम्मीद से 10 रुपए ज्यादा मिले उसे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल। ठीक है, फिर से आ गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, लेकिन अब ये इसीलिए यहां पे पुटअप करा गया है। पहले जो क्वेश्चन किया था हमने वो ऑड था, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, विषम संख्याएं क्रम में आने वाली। तब मैंने आपको इवन के बारे में बता दिया था, बट ये छोड़ दिया कि अगर इवन ऑड कहा ही ना जाए, सिंपल संख्या बोल दी जाए, तो 3 क्रमागत संख्या, मान लो 4 5 6, तो अगर ये x है, ठीक है, एक मिनट पहले इसको देखो, ये इससे 1 ज्यादा है और ये इससे 2 ज्यादा है, यानी कि अगर पहला नंबर x हो तो दूसरा नंबर x+1 होता है और तीसरा नंबर x+2 होता है। और इसने कहा कि इनका जो योग है वो 129 है, यानी कि 3x+3 जो है वो 129 है। इसका मतलब 3x कितना हो गया, 126। तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू तो 42 आ गई। ठीक है, 42 आ गई, तो सबसे छोटी संख्या यही है 42। देखो यही सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये बात ध्यान रहेगी तो क्वेश्चन करने में हार्डली 10 सेकंड लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ मैन स्पेंड हिज 2 months इनकम इन 3 months टाइम। ध्यान से पढ़ना इस बात को। ठीक है, एक आदमी है, वो अपनी 2 महीने की आय को 3 महीने में खर्च करता है। 2 महीने की आय को 3 महीने में खर्च करता है। जितना 2 महीने में कमाता है उसके बराबर खर्चा 3 महीने में करता है। तो यहां क्या हो रहा है, 1 महीने की सैलरी बच रही है, ध्यान रखना 1 महीने की सैलरी बच रही है। ठीक है, हर 3 महीने में
एक महीने की सैलरी बच रही है, तो आप बताओ कि उसका एनुअल सेविंग क्या होगा। बात समझ रहे हो ना। अगर 2 महीने की सैलरी को 3 महीने में खर्च कर रहा है तो 1 महीने को तो बचा ली ना उसने। ठीक है, अगर उसने हर महीने 6,000 रुपए कमाए हैं तो वो हर 2 महीने में 12,000 रुपए कमा रहा है, जिसको वो 3 महीने में खर्च करता है। तो थर्ड मंथ की सैलरी यानी कि 6,000 तो बच गए ना। ठीक है, इसलिए मैंने कहा हर 3 महीने में 1 महीने की सैलरी बचा लेता है। तो एक साल में यानी कि 12 महीने में कितने की बताएगा, 4 की बचा लेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि वो 12 महीने में 4 महीने की सैलरी बचा लेगा। अगर 1 महीने की सैलरी 6,000 रुपए है तो 4 महीने की सैलरी 24,000 रुपए वो बचा लेता है। ठीक है, वो सैलरी इतनी बचा लेता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये क्षेत्रमिति में से ही दूसरा हिस्सा है जहां पर 2D फिगर्स जो होती हैं उनके बारे में बताते हैं, प्लेन फिगर्स की बात आती है। तो हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल की साइड 176 और 56 है। ये कहता है कि इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो सर्कल के एरिया के इक्वल है। देखो भाई, ये कह रहा है कि एलबी जो है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है। तो 176 इंटू में 56 इज इक्वल टू 22/7, और आपको रेडियस नहीं दिया हुआ होगा, अदरवाइज क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे आर स्क्वायर निकालना है तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व करूंगा, आप भी यही करोगे। जहां कैलकुलेशन करनी है वहां हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्वेश्चन का। ठीक है, इसको हम 11 से अगर काटना चाहें तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पर मेरे पास में 16 जाएगा। इसे 2 से और काट दो, ये आपके पास आ जाएगा 8। तो अब अगर ध्यान से देखो, आर स्क्वायर जो है वो 56 और 8 56 एक ही बात है फिर से। तो आपको रेडियस की वैल्यू जो है वो कितनी मिल रही है, रेडियस की वैल्यू जो है वो 56 मिल रही है। ये पूछ रहा है कि सर्कमफ्रेंस कितनी है। तो सर्कमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है। इसको आप आराम से सॉल्व कर दो और आंसर निकाल के फटाफट से लिख दो, ये कट जाएगा 8 बार। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ मेरे पास आंसर जो है वो 352 है। ठीक है, जिन क्वेश्चन में इतना काम करना है वो करना पड़ेगा, जितनी तेज आप कैलकुलेशन कर दोगे वो क्वेश्चन उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब यहाँ पर वॉल्यूम का क्वेश्चन आ गया मेरे पास। वॉल्यूम ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 1.2 मीटर इज 4620 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज इट्स कर्व सरफेस एरिया। आपको आयतन दिया हुआ है, आपको उसकी ऊंचाई दी हुई है जिसको यहाँ पे लंबाई लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो भाई, वॉल्यूम की बात की जाए सिलेंडर के अंदर तो पाई आर स्क्वायर होता है विद एच। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ मीटर दिया हुआ है, तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे। पाई की वैल्यू पुट कर दी जाए फटाफट से। पाई की वैल्यू पुट अगर कर दी जाए तो मेरे पास में यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। अगर h कितना लेना है, ध्यान रहे h 1.2 मीटर है तो सेंटीमीटर में 120 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4620। तो अब जल्दी से यहाँ पर आर स्क्वायर फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये 0 हो गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम क्या कर देते हैं, इसको 11 से काटते हैं, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 4 और 2 मिल जाएगा, 2 से और कैंसिल करते हैं, ये 21 बन जाएगा। और अगर ध्यान से देखो तो 3 से काटूंगा तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7 मिलेगा। तो मेरे पास एक्चुअली में जो आर स्क्वायर आ रहा है वो 7 इंटू 7 अपॉन में 4 आ रहा है। तो आर की वैल्यू अब क्या कहोगे, आर की वैल्यू कहोगे 7 अपॉन में 2। अब अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो आप जानते हो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और एच। ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए इसको यहीं पे फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो ये 0 लगा के आंसर आने वाला है, तो 12 दूनी 24 का 4 और 26 2640 आंसर है, और ये रहा। ठीक है, फिर कह देता हूं जितनी जल्दी हाथ चलेगा कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी आपके क्वेश्चंस होंगे मेंसुरेशन के। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल लेते हैं आज का। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन ज्योमेट्री से है, रोम्बस के ऊपर है। रोम्बस के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं तो इसका बहुत ख्याल रखना। आपको अगर रोम्बस की बात करी जा रही है तो आप जानते हो ये आपका रोम्बस होता है। ठीक है, ये हमारा समचतुर्भुज होता है।
इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, बात ध्यान रखने की है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है कि अगर ये एबीसीडी हमें दिया है, ठीक है, अगर ये एबीसीडी हमें दिया हुआ है तो एंगल ए डी बी, तो देखो जरा, ये है एडीबी, ये है 25, ठीक है। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना कि अगर साइड सारी इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल है, तो ये भी 25 हो गया, ठीक है। अब एक समचतुर्भुज में जो इसके विकर्ण होते हैं, ठीक है, जो इसके डायगोनल्स होते हैं, वो एंगल को बराबर हिस्सों में बांटते हैं, वो एंगल को बराबर हिस्सों में बांटते हैं, इसलिए ये वाला एंगल भी 25 होगा और ये वाला एंगल भी 25 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये ना हो गया कि अगर ये 25 है और ये 25 है तो ये 130 होगा। क्यों? आपने एडीसी में क्या करा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी 180 वाली, तो 25 25 50 हो गए, 180 में से माइनस कर दिया, 130 आ गया। तो अगर ये 130 है तो आप यहाँ भी 130 लिख सकते हो। हालांकि मुझे मेरे ख्याल से इतना काम हमें करना नहीं था, बट इतना हम कर दिया जल्दीबाजी में ऐसे ही, ठीक है। क्या फाइंड करना है? ट्वाइस ऑफ एंगल क्या, बीएडी, कहां लिखा है बीएडी, यानी कि 130, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एंगल बीएडी 130 माइनस एबीसी, एबीसी कहां है, एबीसी ये है आपका एबीसी, यानी कि 50। तो आपके सामने आंसर बहुत प्यार से निकल के आ गया, ठीक है। आपको अगर ये प्रॉपर्टी जो मैंने बताई याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। ये हमारी क्लास की आज की, ठीक है। तो हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे ये डिस्कस करे हैं, सारे के सारे बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप इसको सही से देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, और जो भी है हमारे पास, अब आज इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे जल्दी ही अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।